गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस। लाइट रिएक्शंस को फिर हमने दो पार्ट्स में पढ़ा था। द फर्स्ट वन वाज द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड द अदर वन वाज द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इन दोनों प्रोसेसेस में व्हाट वी हैव सीन कि हमने बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स तो चलाए थे। इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ हमने एटीपी और NADPH का भी सिंथेसिस किया था। एटीपी नॉन साइक्लिक और साइक्लिक दोनों के अंदर बनाए थे और NADPH2 सिर्फ और सिर्फ हमारे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान बना था। In the previous session, non-cyclic or in a cyclic photophosphorylation, we have seen the electrons moving from one electron carrier to the another electron carrier, and in between we have synthesized the ATP. We have seen the formation of ATP. लेकिन हमने ये नहीं देखा था कि how these ATPs are synthesized. हमने सीधा वो जो एरो जो बने हुए थे उसके ऊपर हमने लिख दिया था कि यहाँ पर ये ATP बनेगा, यहाँ पर ये NADPH बनेगा, लेकिन वो बने कैसे थे that we have not seen. केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बेसिकली इसी चीज को समझाता है। केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हमें ये बताता है कि वो जो बीच में आप जो एटीपी बना रहे थे, हाउ दे आर सिंथेसाइज्ड। एक केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस रेस्पिरेशन में भी आएगा, दैट वी विल डील इन द नेक्स्ट चैप्टर, और यहाँ पर भी है, तो हम यहाँ पे समझ लेंगे तो इन द नेक्स्ट चैप्टर द थिंग्स विल बिकम मोर इजियर। केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस दिया था साइंटिस्ट ने मिशेल। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने इस बात को बताया था कि एटीपी कैसे सिंथेसाइज होगा। उन्होंने बोला कि एटीपी बनाने के लिए देयर मस्ट बी सम प्रोटॉन ग्रेडियंट, कोई प्रोटॉन का ग्रेडियंट होना चाहिए। प्रोटॉन ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है, यानी एक तरफ किसी भी चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा और दूसरी तरफ द कंसंट्रेशन इज लेस, मतलब एट द वन साइड द समथिंग इज मोर एंड ऑन द अदर साइड द समथिंग इज वेरी लेस, उसी को हम ग्रेडियंट कहते हैं। केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में उन्होंने कहा कि ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हमने देखा था, उसके अंदर हमने ग्रेनम्स बनाए थे, याद है ना बच्चों, ग्रेनम्स बनाए थे। ग्रेनम का जो मेम्ब्रेन होता है उसको हमने कहा था थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। उन्होंने बोला कि ये जो ग्रेनम का जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन होता है उसके आसपास प्रोटॉन का ग्रेडियंट सिंथेसाइज्ड होता है, यानी स्ट्रोमा और थाइलेकोइड मेम्ब्रेन का अंदर का जो ये पोर्शन होता है इसको हमने कहा था ल्यूमेन, इट वाज कॉल्ड एज ल्यूमेन। स्ट्रोमा और ल्यूमेन के बीच में एक प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है और वो ग्रेडियंट कुछ इस तरह का होता है कि इन द ल्यूमेन साइड प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एंड एट द स्ट्रोमा साइड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन इज लेस। तो ये बन गया ग्रेडियंट। क्लियर बच्चों? एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि अंदर की तरफ, यानी ग्रेनम के अंदर जो ल्यूमेन प्रेजेंट है, at that side the concentration of proton is more, and on the stroma side the concentration of proton is very less. next part में उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बना कैसे, भाई ऐसा क्या हो गया कि अंदर की तरफ तो प्रोटॉन बहुत ज्यादा हो गए और बाहर की तरफ प्रोटॉन जो है वो बहुत कम हो गए। इसके भी उन्होंने 3 रीजंस दिए, 3 बातें उन्होंने की। एक बात उन्होंने बोली, सब लोग अपनी NCERT का जो डायग्राम उन्होंने एक अच्छा सा दे रखा है केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का, आप लोग उसको भी खोल के रखो, अगर यहाँ पर अगर क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है तो लुक इनटू योर NCERT चैप्टर, और बाकी बच्चे यहाँ पर देखें। उन्होंने बोला कि ये जो वाटर का हाइड्रोलिसिस हुआ है, वाटर का हाइड्रोलिसिस कहाँ हुआ था? ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। हमने देखा था कि जो फोटोसिस्टम सेकंड है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, वो इलेक्ट्रॉन आगे जाता है, लाइट पड़ती है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इससे तो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया था, पीछे से इसके इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कौन करेगा? अगर ऐसे फोटोसिस्टम सेकंड 1 by 1 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता रहा तो ये तो बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद होने का मतलब कितनी बार करेगा भाई, पीछे से कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला तो होना चाहिए,
that we have seen during the non-cyclic photophosphorylation. So in this case, during hydrolysis of water, ये जो वाटर का हाइड्रोलिसिस होता है, दिस टेक प्लेस एट द ल्यूमेन साइट, यानी ये जो ग्रेनम के अंदर का जो पोर्शन है व्हिच वी हैव कॉल्ड एज ल्यूमेन, इस ल्यूमेन साइट के अंदर वाटर का हाइड्रोलिसिस होता है। वाटर के हाइड्रोलिसिस में हमने देखा था प्रोटॉन फॉर्मेशन होता है, यानी ये H2O ये टूटता है ऑक्सीजन के अंदर और साथ ही साथ इट आल्सो मेक्स प्रोटॉन। क्योंकि वाटर का हाइड्रोलिसिस ल्यूमेन में होता है, और क्यों होता है, क्योंकि दैट वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम इट्स लोकेशन इज अंडर द ल्यूमेन, यानी वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम जो होता है वो ल्यूमेन के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम क्या करता है कि वाटर को तोड़ता है और एज अ रिजल्ट प्रोटॉन्स आर फॉर्म्ड, एंड प्रोटॉन्स आर फॉर्म्ड, उसका रिजल्ट क्या होगा कि प्रोटॉन्स, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन विल बी मोर इन द ल्यूमेन। क्लियर? ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, एक रीजन तो ये। दूसरा रीजन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि मैम ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, तो इसको थोड़ा सिंपल वे में हम समझने की कोशिश करते हैं। आई होप दैट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इट। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोसिस्टम सेकेंड पर लाइट पड़ती है और फिर उस वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होता है। फिर हमने देखा था कि फियोफाइटिन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। अब ये जो फियोफाइटिन है, यानी जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन आगे देता है प्लास्टोक्विनोन को। दैट वी हैव सीन ऑल द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक, दैट वी हैव सीन, इट इज जस्ट अ रिवीजन। तो प्लास्टोक्विनोन असल में क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर तो है, लेकिन इट इज मोर अ प्रोटॉन कैरियर। वो एक प्रोटॉन कैरियर की तरह व्यवहार करता है, इट बिहेव्स लाइक अ प्रोटॉन कैरियर। ये क्या करेगा प्लास्टोक्विनोन, कि फियोफाइटिन से इट विल टेक द इलेक्ट्रॉन and it is located on the outer side of the membrane। ये जो थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन है, ये इसके बाहर की तरफ ये प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन ये फियोफाइटिन से ले रहा है और साथ ही साथ ये क्या करता है, बाहर जो स्ट्रोमा याद है ना क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में, स्ट्रोमा से ये प्रोटॉन पकड़ लेता है। इलेक्ट्रॉन तो पीछे से आ गया, स्ट्रोमा से ये प्रोटॉन और उठा लेता है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि दिस प्लास्टोक्विनोन इज कन्वर्टेड इनटू प्लास्टोक्विनोल। याद है ना, प्लास्टोक्विनोल, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्विनोल कहते हैं। फिर जैसे इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, आगे फिर एक इलेक्ट्रॉन कैरियर बैठा है साइटोक्रोम B6F। नेक्स्ट स्टेप में ये प्लास्टोक्विनोन अपना इलेक्ट्रॉन तो साइटोक्रोम B6F को दे देता है, लेकिन जो प्रोटॉन इसने एक्सेप्ट किया था उस प्रोटॉन को ये अंदर ल्यूमेन में रिलीज कर देता है। यानी प्लास्टोक्विनोन मेजर रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, बाहर से प्रोटॉन उठा रहा है एंड दैट प्रोटॉन इज रिलीज्ड इनटू द ल्यूमेन ऑफ द ग्रेनम। बाहर से यानी स्ट्रोमा से प्रोटॉन उठाया और ल्यूमेन के अंदर उसने अपने प्रोटॉन को रिलीज कर दिया। इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये कि स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन कम और अंदर यानी कि इसके ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन फिर से बढ़ गई। क्लियर? हमें यही तो देखना है। हम क्या देख रहे हैं कि भाई प्रोटॉन का ग्रेडियंट कैसे बना। मिशेल ने अपने केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में बोला कि अगर एटीपी बनाने हैं तो एटीपी बनाने के लिए थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के आसपास एक प्रोटॉन का ग्रेडियंट होना चाहिए। फिर उन्होंने 3 बातें बताई कि प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के लिए ऐसा 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 रीजन है। एक रीजन बोल दिया, वाटर का हाइड्रोलिसिस इट टेक प्लेस एट द ल्यूमेन साइड, यानी ल्यूमेन साइड पर वाटर का हाइड्रोलिसिस होता है जिस वजह से प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। दूसरा रीजन बोल दिया कि ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन,
प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अपना इलेक्ट्रॉन देता है प्लास्टोक्विनोन को. प्लास्टोक्विनोन is basically a proton carrier. It is basically a proton carrier. What it will do, it will take the electron from the primary acceptor, but at the same time it will pick up the proton from the stroma and it will release that proton into the lumen of the granum. यानी बाहर से उसने प्रोटॉन को उठाया और अंदर की तरफ उसने उस प्रोटॉन को रिलीज कर दिया. तो क्या हो रहा है, स्ट्रोमा के अंदर तो प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन कम, ल्यूमेन में फिर बढ़ गई. ये दो रीजंस हो गए. तीसरा रीजन इधर लास्ट में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमने देखा था कि एंड में हमने NADPH प्लस H प्लस का सिंथेसिस करवाया था. जो एंजाइम होता है NADPH रिडक्टेज एंजाइम, उसकी लोकेशन ही स्ट्रोमा में होती है. दैट एंजाइम इज लोकेटेड इन द स्ट्रोमा. तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घूमते 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 हुए जाएगा, फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास गया, फोटोसिस्टम फर्स्ट से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसका, अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन जाता है NADP प्लस के पास में. वहां प्रोटॉन NADPH रिडक्टेज एंजाइम बैठा है. वो रिडक्टेज एंजाइम क्या करेगा, इस NADP प्लस के पास जो इलेक्ट्रॉन आया है उसको एक प्रोटॉन दे देगा और वो NADPH का सिंथेसिस कर देगा. यानी स्ट्रोमा से फिर प्रोटॉन उठा लिए गए, NADPH बना दिया गया, यानी स्ट्रोमा में फिर प्रोटॉन कम हो गए. तो तीन रीजंस, इन्हीं रीजंस की मिशन ने बात की थी. पहला रीजन उन्होंने दिया वाटर का हाइड्रोलिसिस. वाटर का हाइड्रोलिसिस टेक प्लेस इन द ल्यूमेन साइड ऑफ द ग्रेनम, यानी कि प्रोटॉन वहां पर बढ़ रहे हैं. दूसरा प्लास्टोक्विनोन विच इज बेसिकली अ प्रोटॉन करियर, बाहर से प्रोटॉन उठाता है और अंदर ल्यूमेन में वो अपने प्रोटॉन्स को रिलीज कर देता है. तो एज अ रिजल्ट प्रोटॉन ग्रेडियंट विल बी एस्टेब्लिश्ड. प्रोटॉन ग्रेडियंट at the stroma side there are less protons and at the lumen side there are more protons. Or third reason, NADPH reductase enzyme, it is located towards the outer side of the thylakoid membrane, that is onto the stroma side of the thylakoid membrane. It will pick up the protons and it will synthesize the NADPH. As a result, there will be less NADPH and there will be more NADPH towards the lumen side. तो ये तीन reasons मिशेल ने अपने केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में बताए. उन्होंने बोला कि अगर एटीपी बनाने हैं, ये जो आप नॉन साइक्लिक साइक्लिक के अंदर जो आप ये एटीपी सिंथेसाइज करवा रहे हो, इस एटीपी सिंथेसाइज कराने का रीजन उन्होंने अपने केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में बताया. तो एक पार्ट, ये अभी हमने सिर्फ एक पार्ट पढ़ा है. इस एक पार्ट में हमने वी हैव ओनली सीन दैट हाउ द ग्रेडियंट इज फॉर्म. Another part of this chemosynthetic hypothesis, it will reveal that how actually these ATPs are synthesized. So this was the first part, or next part will be in the next video. Okay, I hope you all have understood this topic.